नमस्कार, स्वागत है आपका तर्कश में। मैं हूं अमृता राय और आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हरीश रावत जी पिछले तकरीबन एक पखवाड़े से अपनी सरकार को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कानूनी रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। तो अब आने वाले भविष्य में उनकी क्या रणनीति है इन चुनौतियों से निपटने की, इस पर बातचीत करते हैं। रावत जी, मैंने जैसा कि कहा कि आप जो है राजनीतिक रूप से भी संघर्ष कर रहे हैं और कानूनी रूप से भी। जो रणनीति है विपक्ष की, उससे निपटने के लिए आप लोगों की तैयारी क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं निवर्तमान या पूर्व मुख्यमंत्री नहीं हूं, बल्कि बर्खास्त मुख्यमंत्री हूं। क्योंकि निवर्तमान या पूर्व मुख्यमंत्री तब होता या तो मैंने मेजॉरिटी लूज की होती या जो है मेरा कार्यकाल पूरा हो गया होता। क्योंकि मुझे एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बर्खास्त किया है, तो मैं अपनी पोजीशन को सही जगह पर रखना चाहूँगा। तो मतलब आप लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि आपका जिस तरह से बर्खास्तगी हुई वो सही था और आप राष्ट्रपति शासन को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते? देखिए, राष्ट्रपति शासन का कुछ कारण होते हैं। यहाँ जो कारण दिए गए हैं वो केवल काल्पनिक कारण हैं, उनका कोई आधार नहीं है। और गवर्नर की रिपोर्ट भी जो है वो स्पष्ट नहीं है इस विषय में। और सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा, जब मुझे फ्लोर टेस्ट के लिए माननीय गवर्नर महोदय ने कहा और माननीय स्पीकर महोदय ने 28 तारीख की डेट मुकर्रर कर दी, गवर्नर साहब ने दूसरी चिट्ठी लिखी, दूसरी चिट्ठी में भी उन्होंने कहा कि आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, जल्दी से जल्दी करवाइए। फिर कौन सी तारीख में लिखी गई? ये 20 तारीख, 23 तारीख, इस तरीके से उन्होंने लिखी। फिर हमको ये कहा कि भाई किस मैनर में, एक मैसेज के जरिए कहा कि कैसे फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आदि सब चीज़ें जो है। और जब फ्लोर टेस्ट कुछ घंटे बाद होना था तो अचानक आप राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, सरकार को बर्खास्त कर देते हैं, विधानसभा को सस्पेंड कर देते हैं। अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो आपके विपक्षी ये कह रहे हैं कि खुद गवर्नर ने ही यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर चिट्ठी लिखी थी और गवर्नर के चिट्ठी के आधार पर ही, रिपोर्ट के आधार पर ही यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा। वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने अप्रोप्रिएशन बिल तो पास कराया लेकिन राज्यपाल के पास उसे भेजा ही नहीं टाइम पे। देखिए, कई चीज़ें जो है केवल कुछ ही घंटों के अंदर हो रही हैं। भाजपा लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब है, ये कुछ ही घंटों के अंदर तय कर लेते हैं। नहीं तो यदि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था तो 18 तारीख को विधानसभा स्थगित हुई। 18 तारीख के बाद लगातार रिपोर्ट्स में जाना चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, कहीं तनाव दिखाई देता, कहीं कुछ घटना हुई होती, कहीं कोई घटना नहीं, कुछ नहीं ऐसा है। और तो अचानक भाजपा को जो है लॉ एंड ऑर्डर ख़राब दिखाई देने लगता है। अचानक भाजपा को जो है ये लगता है कि एक स्टिंग किया जाता है, कहा जाता है एक स्टिंग हुआ है, एक वीडियो वायरल किया जाता है, जिसको मैं तो उसको एक फरेब के रूप में देखता हूँ। हम सबसे कह रहे हैं कि भाई आखिर हमारा कसूर क्या था। और जब हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार थे, और फ्लोर टेस्ट एक एक्सेप्टेड नॉर्म है, माननीय गवर्नर महोदय ने डेट हमसे कहा, डेट मुकर्रर हो गई और हमने उनको लिख करके भेज दिया कि साहब हम इस दिन अपना हम कॉन्फिडेंट मोशन पेश कर लेंगे, हम विश्वास मत हासिल कर लेंगे। दो मुद्दे तो वो अवसर हमको दिया जाना चाहता है, ये हमारी अर्ज है लोगों से, और वो दिया नहीं गया, इसलिए मैं अपने आप को जो है बर्खास्त मुख्यमंत्री कह रहा हूँ। यदि मैं फ्लोर टेस्ट में हार जाता, आप अभी भी ये उम्मीद करते हैं और चाहते हैं कि ये अवसर आपको मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैंने तो बल्कि जब ये सब घटनाक्रम घटित हो रहा था, लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है, हम फ्लोर टेस्ट में खड़े होंगे और यदि पास हो गए तो अपना कर्तव्य आगे जैसा चला रहे थे राज्य को चलाने का काम करेंगे, यदि फेल हो गए तो लोगों को धन्यवाद देंगे और जो निर्णय होगा
विधानमंडल का, उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन वो अवसर ही नहीं दिया गया। आपने जो है उठाया गड़ासा और राज्य सरकार का सर कलम कर दिया, क्योंकि आपके पास शक्ति है। अब बमुश्किल से 8-9 महीने बचे हैं इस सरकार के। जनवरी 2017 में संभवतः यहाँ पे इलेक्शन वैसे भी हो जाए, तो फिर से सरकार बनाने की बजाय आप क्यों नहीं इस तैयारी में लगते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपके पास जनता की शक्ति है, तो आप सीधे जनता के दरबार में जाइए और वहाँ उनका समर्थन आपने मांगिए। बिल्कुल सही, बल्कि मैं आपके प्रश्न को एक सुझाव के रूप में भी समझता हूँ, और बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेट ताकत वहाँ है, मगर न्यायालय के पास भी न्याय के लिए जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आखिर इस देश के अंदर इस तरीके के कदम उठेंगे, और वो भी एक लॉ के रूप में सेटल्ड हो चुका है कि भाई अब सरकारों के बहुमत का फैसला विधानमंडल के पटल पर होगा। आयोग कह चुके हैं, हाई कोर्ट्स कह चुके हैं, उच्चतम न्यायालय कह चुके हैं इस बात को एक से अधिक बार। तो आप उस परंपरा को तोड़ रहे हैं, उस एक मान्य जो नियम है उसको आप तोड़ रहे हैं। तो उसके खिलाफ बहुत आवश्यक था कि हम न्यायालय में भी जाएं, लेकिन हम जनता की न्यायालय में भी हैं। इसीलिए मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैं जगह जगह पद यात्राएं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ भाई मुझे बताइए आखिर मेरी गलती क्या है। नहीं, क्योंकि सिर्फ दो ही बातें नहीं है कि आप जनता की अदालत में जा रहे हैं और कानूनी अदालत में जा रहे हैं, आप शायद राज्यपाल के पास भी जा रहे हैं, और अभी भी आपको ये उम्मीद है कि हो सकता है कि एक बार हमें भी सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए या निमंत्रण मिलना चाहिए। अपनी सही स्थिति को राज्यपाल महोदय के सम्मुख रखना आवश्यक है, क्योंकि वो एक संवैधानिक प्रमुख हैं, संविधान के रक्षक हैं। भले ही जो है उनके ऊपर सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है कई तरीके के दबाव डाल रहा हो, लेकिन हमारी आस्था है। और हमने 28 तारीख को भी, जिस दिन हमको बहुमत सिद्ध करना था, हम राज्यपाल महोदय के पास गए। हमने अपने 34 जो समर्थक विधायक हैं उनकी तरफ से सब लोग थे, और हमने एक ज्ञापन उनको दिया। हमने कहा था ये सब विधायकगण आए हैं और आपसे कहने आए हैं कि आज के दिन भी हमारे पास बहुमत है, बल्कि कल से भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। बल्कि हालत ये है कि भाजपा के कुछ बड़े मठाधीश जो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व है वो यहाँ थैले लेकर के घूम रहे हैं उत्तराखंड की गलियों में, गाँवों में, सब जगह चक्कर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब विधायक हमारे संपर्क में है, विधायक हमारे संपर्क में है। जैसे ये कह रहे हो कि कोई है विधायक हमको ले लें करके। नहीं, देखिए, जब आपके पास सत्ता है और सत्ता का आप दुरुपयोग करने में तुले हुए हों, आपके पास धन बल है, आप धन बल के उपयोग से किसी को भी खरीद लेना चाहते हो, तो ऐसे में सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि आखिर हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कोई प्रयास हो रहा है उस प्रयास के खिलाफ आवाज़ उठाएं। नहीं, लेकिन हरीश रावत जी मुझे एक नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ, ऐसे समय में भाजपा ने, केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर राजनीतिक अस्थिरता थोपी दल बदल के जरिए, उन्होंने हमारे ऊपर राजनीतिक अस्थिरता थोपी राष्ट्रपति शासन के जरिए, तो उसके खिलाफ प्रतिकार ढूंढना हमारा कर्तव्य है। तो हम माननीय गवर्नर महोदय के पास भी गए, हम माननीय न्यायालय के सम्मुख भी हैं, और हम जनता जनार्दन के सम्मुख भी हैं। हमारे संविधान में स्पीकर को एक अहमियत प्रदान की गई है और स्पीकर के फैसले को अंतिम फैसला माना गया है, लेकिन यहाँ पर स्पीकर के फैसले को बार बार चुनौती मिल रही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप राजनीतिक कारणों से यदि सभी संस्थाओं की मान्यताओं को घटाना चाहते हैं तो किसी राजनीतिक दल को कोई क्या रोक लेगा। भाजपा ने गवर्नर साहब पर भी तंज कसे। मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं जिनमें से आज भाजपा के नेता विजय बहुगुणा जी और दूसरे नेताओं ने जो है बयान दिए हैं। विजय बहुगुणा जी भाजपा के नेता तो नहीं, लेकिन भाजपा ने अपना मुकुट बना लिया उनको। तो इन लोगों ने गवर्नर साहब पर आक्षेप लगाए। इन्होंने गवर्नर एक प्रकार से धमकी दी। भाजपा के नेताओं ने कहा गवर्नर को हटाया जाना चाहिए। इनफैक्ट लोकसभा की ही जो नियमावली है उसी का करीब करीब राज्यों में अनुसरण होता है, और उस नियमावली से स्पीकर जो है संचालन करते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल के विषय में विशेष स्थितियां हमारे संविधान के अंतर्गत हैं, और माननीय स्पीकर ने जो निर्णय लिया
वो बिल्कुल तर्कसंगत और सही तरीके से जो तरीका था, जो नियमावली कहती है उसके अनुसार लिया, और नहीं उसके अनुसार लिया। आपने यदि गिरानी थी सरकार तो मनी बिल था ना, हमारा तो मनी बिल था, आप किसी भी ग्रांट्स पे गिरा सकते थे। इवन हरक सिंह जी जिस ग्रांट को पायलट कर रहे थे उसी समय कहते थे कि वोट करवाइए इसमें, मैं चाहता हूँ इस पर वोट हो, तो गवर्नमेंट गिर जाती। लेकिन आपने जो है अप्रोप्रिएशन बिल जब पारित हो गया, एक आफ्टर थॉट के रूप में क्या चीज़ें ऐसी रही, कुछ चीज़ें रही। देखिए स्थितियाँ स्थिति ये रही कि इनको 2 विधायकों का समर्थन अंतिम क्षण पर हुआ, और तब तक जो है जो मनी बिल, जो अप्रोप्रिएशन बिल था वो पास घोषित हो गया था और स्पीकर साहब ने हाउस एडजर्न कर दिया था। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का क्लेम है या दूसरे लोगों का क्लेम है वो केवल एक राजनीतिक क्लेम भर है, उसमें कहीं पर तथ्य संगतता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये सवाल पूछूंगी, 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो ये कि राष्ट्रपति शासन किस रूप में और कैसे लगाया गया, और दूसरा ये कि एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ या नहीं हुआ, और उसके साथ साथ तीसरा ये भी है कि ये जो दल बदल कानून 9 विधायकों पर आपके लागू हुआ वो कितना सही था या नहीं था। लेकिन मैं एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में अगर बात करूं तो बीजेपी बार बार ये कह रही है कि एप्रोप्रिएशन बिल पास ही नहीं हुआ क्योंकि आपके पास बहुमत ही नहीं था। आपके पास वो क्या आधार है जिसके आधार पर आप ये साबित करेंगे कि एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ? आपने एक प्रश्न के रूप में जो बात कही शुरुआत में कि कौन निर्धारित करेगा कि कोई बिल विधानसभा में पास हुआ या नहीं हुआ, वो स्पीकर करेंगे। स्पीकर के अधिकार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या एग्जीक्यूटिव किसी प्रोक्लेमेशन से आदि से चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि कहीं कोई भी हाउस की किसी प्रोसीडिंग आदि के विषय में कोई भी निर्णय है जो स्पीकर का है, तो उसके लिए हमारे देश के कानून के अंदर तरीके बने हुए हैं, आप उनका सहारा लीजिए। आपने स्वयं ये जजमेंट दे दिया कि साहब ये एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ क्योंकि आपको बहाना चाहिए था सरकार को बर्खास्त करने के लिए। आपने बहाने के तौर पर एक मान्य संसदीय परंपरा की अवहेलना की। संसद में तो आप कहते हैं कि जो स्पीकर ने कह दिया, जो स्पीकर का विनिश्चय है वो अंतिम है, मगर विधानसभा में कहते हैं कि स्पीकर का विनिश्चय जो है हम नहीं मानेंगे। तो ये क्योंकि ये भाजपा की अपनी परिभाषाएं हैं, जो केंद्र में आज सत्ता में हैं उनके अपने तरीके हैं किसी चीज़ के विषय में निर्धारण करने के। क्योंकि मैं एप्रोप्रिएशन बिल के विषय में ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि हम इस बात को लेकर के सम्मानित उच्च न्यायालय के सम्मुख हैं, इसलिए मेरे लिए उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना उसके विषय में या दल बदल कानून के विषय में संभव नहीं है। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा छोटा सा राज्य है, सीमांत राज्य है। पहले आपने अरुणाचल में दल बदल करवा दिया, अब आपने उत्तराखंड में करवा दिया, आखिर ये 10th शेड्यूल क्यों बना? तो अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ताधारी बीजेपी, केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रही है और शायद आप लोग उसके मुकाबले में कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, और अगर कोर्ट में आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमें देश के न्याय पर, संविधान पर पूरा विश्वास है। जब जब ऐसी स्थितियां आई हैं, सत्ताएं निरंकुश हुई हैं, हमारे न्यायालयों ने, हमारे देश के संविधान ने जो है उसको रोका है, उसको नियंत्रित किया है। और यहाँ भी हमारी लड़ाई, अब जैसा आपने ही कहा कि 6-7 महीने बाद चुनाव है, ये सरकार बनाने की नहीं है, ये निरंकुशता के खिलाफ, लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या की गई, इस छोटे राज्य के ऊपर भाजपा ने पूरी शक्ति के साथ जिस प्रकार से दल बदल थोपने का काम किया, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। तो इसलिए हम न्यायालय की शरण में हैं। हम साथ साथ, क्योंकि
न्यायालय भी शक्ति जनता से लेते हैं। हम जनता से भी कह रहे हैं कि भाई मेरा कसूर क्या था, कहाँ मैंने गलती की, मैं तो काम कर रहा था। लेकिन जब भी आप जनता की अदालत में जाएंगे, जनता ये ज़रूर पूछेगी कि आप अपने परिवार को क्यों नहीं संभाल पाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ज़रूर ये बात करेंगे कि आपकी पार्टी के अंदरूनी मसले क्या हैं और अंदरूनी तौर पर वहाँ क्या कमियाँ रह गई। क्या आपसे पर्सनली भी कोई कमी रह गई जिसकी वजह से आपके ही विधायक आपका साथ छोड़ गए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। देखिए, आप सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि आप अपनी ही पार्टी को संभालने में असफल साबित हुए। वरना क्या आपके कैबिनेट मंत्री, जिनको कि आपने खुद कैबिनेट मंत्री बनवाया, वो आपका साथ छोड़कर चले जाते, ये कहीं संभव है? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कुछ लोग उसका पार्टी के अंदर समाधान ढूंढते हैं, कुछ पार्टी से बाहर ढूंढते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि कांग्रेस में रह करके मैं मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, इसलिए मैं बाहर चला गया, तो उसको कौन रोक लेगा। और एक एक्स चीफ मिनिस्टर जिनको केवल 2.5 साल के अनुभव के आधार पर, पार्लियामेंट के अनुभव के आधार पर कांग्रेस ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया, अब 2 साल मुख्यमंत्री रहे और बहुत दुर्भाग्यजनक स्थितियां आई राज्य के अंदर, आपको बदलना पड़ा पार्टी को। तो आपको गवारा नहीं हुआ जिस पार्टी ने केवल 2.5 साल की लेजिस्लेटिव सेवा और एक 15-20 साल के राजनीतिक इतिहास के आधार पर आपको मुख्यमंत्री बना दिया। और हमारे साथ भी ऐसी स्थितियां आई, पार्टी के अंदर बहुत सारी बातों में सहमत नहीं थे, बहुत सारी बार हमको लगा कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, लेकिन हमने पार्टी के अंदर ही अपने लिए न्याय ढूंढा। जब कुछ लोग पार्टी से बाहर न्याय ढूंढने लग जाएं तो फिर उनको कौन रोक लेगा। तो इसलिए ये कहना, आप खुद भी बता रहे हैं और आपका राजनीतिक करियर इस बात का उदाहरण है कि पार्टी में असंतोष की परंपरा रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, असंतोष का फायदा उठाना कहाँ से अनैतिक है, कहाँ से असंवैधानिक है? आप यदि असंतोष का फायदा उठा रहे हैं तो उसके लिए आपको दल बदल कराने की जरूरत नहीं है, आपको सरकारें गिराने की जरूरत नहीं है। आप उनका आह्वान करिए और खुल करके उनको अपने साथ खड़ा करने का काम करिए। आप ये काम नहीं कर रहे हैं। आप जो है पार्टी के, दूसरे पार्टी के अंदर कुछ असंतोष है, आप उनको कई तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं। आप मनी का सपोर्ट दे रहे हैं, आप पावर का सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये इथिकल नहीं है। नहीं, आपको ज़्यादा शिकायत बीजेपी से है, अपने विधायकों से नहीं है। नहीं, यदि आप सैद्धांतिक आधार पर करते तो बात समझ में आती है ना। सैद्धांतिक आधार पर असंतोष को दूसरी पार्टी कैसे करेगी, लेकिन आप उसके लिए अनैतिक तरीके अपनाएं, जैसी चर्चाएं हैं, आप धन के तरीका अपनाएं, आप अपने बाहुबल का तरीका अपनाएं और अंत में जो है आप सत्ता बल का इस्तेमाल करके सरकार को बर्खास्त कर दें, उसको अपना बहुमत साबित न करने दें। तो ये सारी चीज़ें जो है इस संसदीय परंपरा के अंदर मान्य नहीं है। हम तो समझ रहे थे जब मोदी जी कहते थे शुरुआत के दिनों में कि मैं बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, तो हम समझते थे कि छोटे राज्यों को ये ज़्यादा अवसर देंगे, लेकिन कालांतर में लगा नहीं, ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कॉम्बेटिव फेडरलिज्म की तरफ आज सरकार है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जो गैर कांग्रेसी ना गैर भाजपाई हो जो आज ये कंफर्टेबल महसूस कर रहा हो, कोई नहीं। या तो आप उनकी लाइन में पढ़िए और यदि आपने उनकी लाइन टू नहीं की तो फिर आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने लेकिन एक सवाल पूछा आपसे, अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जहां पर फायदा दिखा उस पार्टी का दामन पकड़ लिया, तो इसमें अनैतिकता कहाँ है? उनकी तरफ से क्या अनैतिक है, क्या गैर संवैधानिक? यदि ऐसा ही होने लग जाएगा तो फिर कोई पार्टी कभी स्टेबल नहीं होगी और फिर सत्ता के बल पर और पैसे के बल पर होगा तो फिर कोई भी आकर के, हमारे तो छोटे राज्य हैं, हमारे वहाँ 36 पर बहुमत होता है, कोई भी व्यक्ति आएगा जो 4-5 MLAs को इन्फ्लुएंस कर सकेगा वो डिफेक्शन करवा देगा पार्टी के अंदर। बड़ा सवाल राजनीतिक स्थिरता का है जो राज्यों में होनी चाहिए और विशेष तौर पर छोटे राज्यों में, सीमांत राज्यों में होनी चाहिए। जो भाजपा से हमारी एक और पीड़ा है कि आपने उधर चीन की सीमा से लगा हुआ अरुणाचल छांटा, यहाँ चीन और नेपाल की सीमा से लगा हुआ उत्तराखंड छांटा।
क्या हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन देश के लिए आपने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जिसकी यदि आगे ऐसा कुछ होता रहा तो फिर कहाँ से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चलेगा, कहाँ से सीमांत क्षेत्रों के अंदर शांति आएगी। आप राज्यों के अंदर अशांति के बीज बो रहे हैं या वहाँ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 2015 का एक इंटरव्यू में पढ़ रही थी आपका, आपने खुद ही कहा था कि हमें बाहरी एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है, पार्टी के अंदरूनी एंटी इनकम्बेंसी से ज़्यादा डर है। तभी आपको ये आभास हो गया था कि आपके लोग आपके साथ शायद नहीं। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जो है सरकार के खिलाफ मैंने कहा नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि हमारे एमएलएज के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी न रहे, और उसके लिए मैंने निरंतर काम किया। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ पे एक रायपुर क्षेत्र है जहाँ के विधायक बीजेपी के साथ मिल करके सरकार गिराई। उस क्षेत्र के अंदर जितना काम 20 सालों में नहीं हुआ मैंने किया। जिन मंत्री महोदय की बात आप कर रहे हैं, एक हफ्ता पहले उनके घर में, गांव में एग्रीकल्चर कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और सैनिक स्कूल की मैं फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए गया और सैनिक स्कूल के बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए गया, डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन का, बहुत सारे कामों का उद्घाटन करने के लिए गया। स्वयं जो है, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो जिस अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं कर पाए थे, बंगाली भाइयों को जो है ज़मीन का अधिकार देने का, जिस ज़मीन में वो थे, मैंने उसको कानून बना करके, मैं विधेयक बना करके लाया सदन के अंदर। बल्कि इस घालमेल में पता नहीं क्या उस बिल का हुआ, मैं अभी जानकारी नहीं ले पाया। उनके कई ऐसे प्रोमिसेस थे जिनको वो पूरा नहीं कर पाए थे, जिसमें पॉलिटेक्निक, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने इतना अच्छा काम किया, जब उनके समर्थन में आपने इतने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो फिर अचानक उनके मन में इतना विद्रोह और इतनी नफरत क्यों पैदा हो गई? कहीं कोई विद्रोह, ऐसा नफरत के कोई कारण नहीं है। हाँ। कारण केवल एक है, हाँ, कि केंद्र सरकार बहुत दिनों से कोशिश में थी, उनको ये रास्ते दिखाई दिए, और इसमें जो असली ताकत लगी है वो दिखाई भी दी लोगों को। इंडिया बुल के फेम के लोग दिखाई दिए इस खेल में करते हुए। जो है, कुछ लोग जो ज़मीनों के बड़े सौदागर हैं, सबको मालूम है, जो यहाँ वो इस काम में दिखाई दिए। इसमें बहुत सारी ऐसी ताकतें लगी हैं, जो ताकतें यदि किसी राज्य में, किसी छोटे राज्य में लग जाएं, तो उस राज्य का, ये एक दिन उत्तर प्रदेश में तो असर नहीं पड़ सकता है, लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में ऐसी 5-7 ताकतें मिल जाएं और उसको बड़े का राजनीतिक संरक्षण मिल जाए और बढ़ावा मिल जाए या उनका धन मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, लेकिन ऐसी ताकतें कोई एक दिन में अपना असर तो दिखाती नहीं है। ये लंबे समय से असंतोष का फायदा उठाई होंगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। और अफसोस इस बात का है कि आपके पास तमाम तंत्र, सरकारी तंत्र होते हुए भी आप इसका पता नहीं लगा पाए। लेकिन मैं अब ये जानना चाहती हूँ, अब आपकी भविष्य की प्लानिंग क्या है? जरा सा एक चीज आपसे कहूँ, जिनको कौवा खाना है तो वो तीतर बताते हैं। दल बदल करना था क्योंकि कुछ स्वार्थ थे। मैं सब चीज़ें जो है नहीं कह पाऊंगा क्योंकि चीज़ें न्यायालय के सम्मुख भी हैं, और मगर राज्य की जनता को सबको मालूम है। इसलिए ये जो असंतोष की बात कही जा रही है, क्योंकि असंतोष के कारण होते हैं, आपका डेवलपमेंट ना हो रहा हो। अब एक विधायिका हैं जिनके क्षेत्र में 14 बार, जिनका नहीं, जिनके 14 बार गया। भ्रष्टाचार किस बात का? वो कहते हैं कि साहब आपदा में घोटाला हुआ, आपदा के भाजपा ने उस घोटाले की बात को उठाया। वो उस काल का है जिस समय श्री विजय वैहोणा मुख्यमंत्री हैं। आज विजय वैहोणा जी जो है, अब वो घोटाला भाजपा को नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं उसकी जांच कराए होते। नहीं, वो कहते हैं कि खनन में घोटाला हुआ। घोटाला है 500 पट्टे और क्रशर सब श्री विजय वैहोणा जी के कार्यकाल में दिए गए, और मैंने तो एक भी नहीं दिया। मैंने विधानमंडल के पटल पर कहा, तो वो घोटाले जो है भाजपा को अब दिखाई नहीं दे रहे हैं।
भाजपा को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसी तरीके से वो कहते हैं कि शराब में घोटाला हुआ, मैंने प्राइवेट हाथों से शराब ले करके मंडी को दे दी, जो एक पब्लिक सेक्टर है, और उसके चेयरमैन आज उनके साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। तो वो अब उनको उनमें घोटाला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हरीश रावत में घोटाला दिखाई ये दे रहा है। संभव है कि पब्लिक इसको इसी रूप में देखे कि असंतोष था और उसका फायदा आपके विपक्षी दलों ने उठा लिया। पर मैं आपकी पार्टी की बात करना चाहती हूँ। आपकी पार्टी में भी एक खास परंपरा देखने को मिलती है, लोगों के अंदर असंतोष पैदा होता है, लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं, महत्वाकांक्षा में कुछ उनको हासिल होता है, कई बार नहीं भी हासिल होता, फिर वापस पार्टी में ले लिया जाता है। क्या आपको इस तरह की कोई आशंका है, और अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ निर्णय जो मेरे हाथ में नहीं हैं, मैं उन निर्णयों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पार्टी के अंदर राय जुदा जुदा हो सकती हैं, चीज़ें समझने की जुदाई हो सकती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, मगर उसके लिए आप दल के साथ द्रोह करें, उसकी पीठ में छुरा घोंपें, आप दूसरी पार्टी को, विरोधी पार्टी को ताकत दें, उनके साथ जाकर के मिल जाएं, ये ठीक नहीं है। ये राज्य के लिए, देश के लिए, संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए संसद ने बहुत सुविचारित तरीके से उस समय ये कानून बनाया जब हमारे पास 400 से ज़्यादा की मेजॉरिटी थी। लेकिन अब जब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी या आपके विपक्षी लोग पैसे लेके घूम रहे हैं और वो खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और भी विधायक आपसे छिटक जाएं, तो आप जो ये दावे कर रहे हैं और राज्यपाल के पास चिट्ठी भेजे हैं, इसको कैसे प्रूव कर पाएंगे? हमारे जो साथी उस समय बड़े प्रलोभनों में नहीं आए, जो प्रलोभन दिए गए और उन्होंने टीवी कैमरा पे कहा कि हमको इस तरीके से प्रलोभन देने की कोशिश की गई, लोगों ने उनको करा, हर तरीके के दबाव को दुत्कारा। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो इस घड़ी में, जब हम राज्य के अंदर लोकतंत्र को बचाने की, उत्तराखंड पर लगे हुए दल बदल के घाव के कैंसर न बने, उसको रोकने के काम पर लगे हुए हैं, तो ऐसे समय में हमारे साथी दृढ़ता से हमारे साथ खड़े रहेंगे। मैं तो केवल भाजपा का जो एक चेहरा है, एक जो कहती थी कि हम एक अंतर वाली पार्टी, हम दूसरों से कुछ अलग हैं, वी आर पार्टी विद डिफरेंस। वैसे तो आप जिस व्यक्ति ने नारा दिया था उसी से ये डिफर कर गए हैं, उससे से बहुत दूर चले गए हैं। तो इन्होंने जो है वही इतने गंदे तरीके आप यहाँ खुल करके कह रहे हैं। कोई ये उपाध्यक्ष, महामंत्री, इनके सामूहिक कोरस के रूप में कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे संपर्क में कांग्रेस के विधायक हैं, कोई 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई जो है गली मोहल्ले में घूमते हैं ना, ये सामान ले लो, ये सामान ले लो, तो ये बोरा लेकर के कह रहे हो कि विधायक खरीदना है, विधायक खरीदना है। तो ये कोई राष्ट्रीय दल का चरित्र ठीक है, ये उसके लिए तर्कसंगत है, ये सवाल में। आपकी बात से ये लग रहा है कि आप लोकतंत्र की सैंक्टिटी को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी दिली इच्छा क्या है? आप फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या फिर आपकी दिली इच्छा ये है कि आप जनता की अदालत में जाएं, चुनाव लड़ें और फिर विश्वास जीत कर आएं? इस लड़ाई के कई सोपान हैं। जब आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो न्याय का जो प्रसाद मिलेगा आपको ग्रहण करना होगा, तो आपको ग्रहण करना होगा। तो आप न्याय का प्रसाद ग्रहण करने के लिए तैयार? हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सम्मानित न्यायालय के सामने भी लड़ रहे हैं, हम जनता जनार्दन के सामने भी लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। न्याय की लड़ाई अभी लंबी हो सकती है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपसे और चर्चा करने का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उत्तराखंड की वो यही है कि हरीश रावत जी अपने आप को बर्खास्त मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने दावे में कहीं भी पीछे नहीं दिखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार। तो ये था तर्कश।